बहुओं ने मिलकर खोला नकली रिश्तों का असली खुफिया राज। देखो जी, मेरी चांद जैसी सुंदर तीनों बहू घर में आ गई। अब तो हमारी सारी टेंशन खत्म। कैसी टेंशन माँ जी? अब वो यही कि हमें खाना बनाकर कौन खिलाएगा, पर अब मेरे घर की लक्ष्मी आ गई है ना, तो अब तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी। क्यों नहीं माँ जी? अरे बहुएं थक गई होंगी, अब क्या उन्हें चौखट पर ही खड़ा रखोगी? जल्दी अंदर लेकर जाओ और इन्हें जो भी खाने के लिए चाहिए वो खिला दो ना। भूख तो लग रही होगी ना, शादी में बहू को खाने का मौका नहीं मिला होगा। दीदी पापा जी तो बहुत अच्छे हैं, कितना सोच रहे हैं हमारे बारे में, और अभी बस हमने अपने ससुराल में एक कदम ही रखा है। तीनों बहुएं गृह प्रवेश कर हल्दी का छाप लगाकर आगे बढ़ती हैं और बबीता उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है, जहां नौकर शाही खाना लगा देते हैं। भाभी, हम आपके देवर हैं। हाँ भाभी, अगर कुछ भी आपको चाहिए हो तो हमें भेजिए कह देना। आपकी नंदना सही, लेकिन दोस्त या भाई बनकर आपकी हमेशा सुनेंगे और मदद करेंगे। जी शुक्रिया देवर जी। ये लो बहू, तुम्हें पनीर की सब्जी पसंद है? नैना बहू, तुम चाप खाओगी? अगर ये भी पसंद नहीं आ रहा तो बताओ, मैं बाहर होटल से मंगवा देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ये सब खाना बहुत अच्छा है और आपने हमारे बारे में सोचा उसके लिए शुक्रिया। हाँ माँ जी, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। ध्रुव जी आप भी लीजिए ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। कुछ ही देर में सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन तीनों बहुएं अच्छी गृहिणी की तरह जल्दी उठकर घर की सफाई करती हैं, मंदिर में पूजा करती हैं और पहली रसोई का खाना बनाकर प्यार से सास ससुर को चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी पापा जी देखिए, हमने स्प्राउट्स बनाए हैं, छोटे समोसे और पकौड़े भी बनाए। आप चाय के साथ क्या लेंगे? और खाने में आलू पूरी, चावल, दही भल्ले, टिक्की और शाही पनीर की सब्जी, और मीठे में गाजर का हलवा। अजी देखिए तो मेरी तीनों बहू ने कितना कुछ बनाया है, समझ नहीं आ रहा बहू कहाँ से शुरू करूं। माधव, अंकित, ध्रुव बेटा, तुम भी खाओ। हम खा लेंगे, अब हमारी चिंता मत कीजिए। ये इतना अजीब तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? अरे माँ, बड़े भैया खा लेंगे, राधा भाभी, नैना भाभी, गोपी भाभी, अब हम दोनों से पूछे ना, जमकर खाएंगे। हाँ हाँ, तुम तो हो ही डांगर किस्म के। बहू देखना कहीं हाथी की तरह मोटे ना हो जाएं तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। पापा जी आप भी ना, कोई बात नहीं, अगर मोटे हो गए तो डाइट करवा कर पतला भी करवा देंगे। हमारा हो गया, अब हम ऑफिस जा रहे हैं। अरे बेटा, इतनी जल्दी? अभी तो तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। मैं भी चलता हूँ ना ऑफिस, और तुम्हारे दोनों भाई भी तो हैं। आप आ जाना, हमें जल्दी हो रही है। अंकित, ध्रुव, तुम भी चलो। ठीक है भाई। नैना, तूने कुछ नोटिस किया? कल ध्रुव देवर जी और आज ये बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। माँ जी पापा जी से जैसे कि कुछ हुआ हो। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया। अरे दीदी इतना मत सोचो, हो सकता है ना कि शादी की थकान हो और ऑफिस में भी ज्यादा काम हो, इसीलिए चले गए हो जेठ जी। हाँ, ये भी हो सकता है, हम फालतू की टेंशन ले रहे हैं। वैसे हमारा ससुराल बहुत अच्छा है और माँ जी पापा जी तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हाँ दीदी देखो तो, उन्होंने खाना खाने के बाद हमें शगुन में कितने अच्छे कंगन दिए हैं और पैसे भी दिए हैं, और माँ जी ने कहा है 2-4 दिन बाद हम शॉपिंग पर भी जाएंगे। बढ़िया है, हमारे तो मजे ही मजे हैं। मैं तो अपनी सारी फ्रेंड्स को बताऊंगी और उनको जलाऊंगी कि हमें कितने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। तीनों बहू रसोई का काम करने के बाद कपड़े धोने लग जाती हैं। ओहो हो, तुम तीनों क्या कर रही हो? हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और कपड़े धोने चली गई। मैं तो तुम्हें कोई काम न करने दूं 3-4 दिन तक। घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए जिंदगी पड़ी है बहू। चलो मैं तुम्हें किटी पार्टी में ले चलती हूँ। ठीक है माँ जी। किटी पार्टी में जाने से पहले बबीता अपनी तीनों बहू को सुंदर सुंदर साड़ी देती है, जिसे पहनकर तीनों बहू तैयार हो जाती हैं और उन्हें गाड़ी में बिठाकर किटी पार्टी ले जाती हैं, जहां तीनों बहू को बहुत अच्छा लगता है। दीदी सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। आज के जमाने में इतनी प्यारी सास होती है, पता नहीं था। नैना दीदी, लगता है हमारे 16 सोमवार के किए हुए व्रत सफल हो गए। सो तो है। बहुओं, तुम्हें अच्छा तो लगा ना पार्टी में? ऑफ कोर्स माँ जी। चलो तो फिर हम शॉपिंग करने चलेंगे और उसके बाद 5 स्टार होटल भी। घर आने के बाद तीनों बहुएं फोन चलाते हैं, फिर पौधे में पानी देकर रात का डिनर बनाने लगती हैं। तीनों पति आ जाते हैं। मूड खराब सा लगता है। तीनों पत्नी अपने पति को पानी देती हैं। सुनिए जी, डिनर बन गया है, आ जाइए, ये लीजिए पानी। नैना,
मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। हम तीनों की मीटिंग अच्छी नहीं गई, इसलिए अपने कमरे में खाना खाएंगे। क्या हुआ बच्चों, कैसी मीटिंग? अखिलेश जी, आपने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैं भी अपने तीनों बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट बना देती हूँ और सर की मालिश कर देती हूँ। तुम तीनों को अच्छा लगेगा। नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर हमें कुछ चाहिए होगा ना तो अपनी पत्नियों से कह देंगे। आप परेशान मत होइए। भैया, आप माँ से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? हाँ बताओ तुम तीनों, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे आप सब क्यों बात का पतंगड़ बना रहे हो? हम सब परेशान हैं। कोई बात नहीं बबीता। बहुओं, अपने पतियों का खाना कमरे में ले जाओ और खुद भी वहीं खा लेना। यहाँ हम खुद खा लेंगे। जी पापा जी। फिर तीनों पत्नियां 3 प्लेट में खाना लगाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और पतियों के साथ खाती हैं। अजी क्या हुआ? आपका मूड सुबह से टिनटिनाया हुआ है। राधा, मैं तुम पर गुस्सा होना नहीं चाहता। नीचे बताया तो था। छोड़ो ये सब, तुम खाना खोलो। और घर में सब कुछ सुबह से ठीक तो था ना? आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे माँ जी पापा जी के पास नहीं, अजनबियों के पास छोड़कर गए थे। ऑफ कोर्स, माँ जी कितना प्यार से बात करती हैं हम तीनों से, और हमें तो आज किटी पार्टी में भी ले गई और नई साड़ी भी दी। अच्छा, खाना खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन बबीता अपनी तीनों बहू को महंगी महंगी शॉपिंग करवाकर घर लाती है। थैंक यू माँ जी, आपने बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई। हमें जो ब्रांड चाहिए था वो भी दिलवा दिया। माँ जी, सास हो तो आपके जैसी हो, वरना ना हो। क्या बात है बहू, सारा प्यार अपनी सास को लुटा रही हो। मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? ऐसी बात नहीं है पापा जी। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी, मैं लेकर आ रही हूँ। ये लीजिए पापा जी। वाह वाह कविता, हमारी तीनों बहुएं कितनी सर्वगुण संपन्न हैं। वही तो, मेरे बोलने से पहले ही घर का सारा काम कर देती हैं और खाना भी बना देती हैं। ऐसे ही हफ्ता गुजर जाता है। बबीता अपने तीनों बहू पर बहुत प्यार छिड़कती है। बहुएं भी अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखती है, हाथ पांव की मालिश करती है। लेकिन तीनों बेटे ठीक से बात नहीं करते। ये बात तीनों बहुएं नोटिस कर रही थी, पर कुछ कह नहीं पाती। एक रात गोपी पानी पीने के लिए नींद में उठ जाती है तो अपनी सास को कमरे से बाहर कहीं जाते हुए देखती है। ये तो माँ जी हैं, लेकिन इतनी रात को दबे पाँव कहाँ जा रही हैं? कपड़े भी चेंज नहीं किए। जरा देखती हूँ। गोपी ऐसा कहकर अपनी सास का पीछा करती है। इतने में बबीता देख लेती है। अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं? वो माँ जी, रूम में पानी खत्म हो गया था तो पानी पीने जा रही थी। मैंने आपको देखा तो मैं आपके पास आने लगी। आपने कपड़े चेंज नहीं किया? अरे बहू, सिर दर्द हो रहा था तो सोचा थोड़ा टहल लूं। तो माँ जी, इतनी रात में आप बाहर क्यों जा रही थी? घर में ही टहल लीजिए। मुझे तो बाहर बहुत डर लगता है। कितना सवाल करती हो बहू। वैसे ये आइडिया भी अच्छा है, मैं यहीं टहल लेती हूँ। तब बबीता टहलने की एक्टिंग करती है और गोपी चली जाती है। गुस्से से मुंह बनाकर बबीता वापस आ जाती है। अरे तुम बाहर तो गई थी, वापस कैसे आ गई? आ गई, बस पूछो मत। अगली रात बबीता पर्स में चाबी रखकर रात के 11 बजे हड़बड़ी में जब घर से बाहर निकलती है तब राधा उसे टकरा जाती है, जिससे चाबी जमीन पर गिर जाती है। ओहो, चाबी गिर गई। बहू तुम। माफ कीजिएगा माँ, गलती से धक्का लग गया। इतनी रात को आप कहाँ जा रही हैं पर्स लेकर? वो मेरी सहेली की तबीयत ठीक नहीं है ना, वो बुला रही थी इसीलिए जा रही हूँ। अरे तो आप इतनी रात अकेले कैसे जाएंगे? आपके 5 बेटे हैं, आपको ले जाएंगे साथ में। मैं चलूं? अरे नहीं नहीं बहू, तू किसी को परेशान मत करना, मैं चली जाऊंगी। जी माँ जी, कुछ तो अजीब है। और ये चाबी कैसी थी? चाबियों का माँ जी को क्या काम? बबीता गाड़ी में बैठकर एक खंडर वाले घर में पहुंचती है, जहां अंधेरे में 2 लोग थे, जंजीर में बंधे हुए, लेकिन उनकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। और बबीता गुस्से में, राकेश, इनकी खातिरदारी अच्छे से करना। खाना ना खाएं तो खिला देना। मैं नहीं चाहती खाना ना खाने से इनकी तबीयत खराब हो। इतने में बबीता घर वापस आ जाती है। 2 दिन बाद फिर अखिलेश और बबीता खाना खा रहे होते हैं तो फोन उठाने के चक्कर में चाबी गिर जाती है और दोनों के चेहरे का रंग बदलने जैसा हो गया था। फटाफट अखिलेश चाबी उठाकर जेब में डाल देता है। अरे नैना बहू, ऐसे देख क्या रही हो? मेरी प्लेट खाली हो गई है। चावल और अचार भी देना। पापा जी, लगता है आपको गर्मी लग रही है। मैं इसी चला दूं? आपको पसीना आ रहा है। नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना, आजकल तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिनों से बुखार उतर रहा होगा, इसीलिए पसीना आ रहा है। अरे आपको बताना चाहिए था, मैं काढ़ा बना दूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ, ये ठीक है बहू। अरे हाँ ध्रुव बेटा, वो शर्मा जी की फाइल का काम जरूर करवा लेना, बहुत जरूरी है। और अजीत से एक प्रेजेंटेशन नहीं बन रही थी तो वो प्रेजेंटेशन तुम बनवा लेना। अरे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, अजीत खुद कर लेगा। वैसे भी ये तो कब से कंपनी में है ना अब।
ध्रुव आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कर दीजिए अपने छोटे भाई की मदद। ठीक है। तब ध्रुव अपने छोटे भाई के साथ बैठकर उसकी प्रेजेंटेशन बनवा देता है। वहीं घर के अजीब हाल देख तीनों बहुएं बाजार में सब्जी लेते हुए आपस में बात करती हैं। दीदी, आपको घर का माहौल थोड़ा अजीब नहीं लगता? आप दोनों का नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत लगता है। हमारे पति अपने ही माता पिता से उखड़े उखड़े रहते हैं, ठीक से बात नहीं करते, पता नहीं क्यों। मैंने तो पूछना भी चाहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम तीनों के पति ठीक से बात नहीं करते। अब तो हमें पूछना ही पड़ेगा कि माजरा क्या है। हाँ दीदी। घर जाने की जगह पत्नियां पतियों के ऑफिस चली जाती हैं और तीनों पति उन्हें ऑफिस से रेस्टोरेंट ले जाते हैं। ये क्या मतलब हुआ जी? आप हमें कुछ बता नहीं रहे हैं और इधर से उधर दौड़ा रहे हैं। हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ माधव जी, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आप मम्मी पापा से ठीक से बात क्यों नहीं करते? तुम लोगों को बात सुननी है तो सुनो। पहली बात तो वो तुम्हारे कोई मम्मी पापा नहीं है। उन्हें अपने मुंह से ये कहना बंद करो। हाँ, ये धोखेबाज हैं, लालची और खोखले रिश्तेदार हैं। ये हमारे चाचा चाची और अजीत अतुल उनके बेटे हैं। क्या? लेकिन क्यों? अगर ऐसा ही था तो आपने आज तक हमें बताया क्यों नहीं? हम भी भूले थे भाभी, 15 साल तक धोखे में थे। शादी से 1 महीना पहले ही हमें ये पता चला कि हमारे माता पिता जिंदा हैं। दरअसल 15 साल पहले हम तीनों 10, 11, 12 साल के थे। भैया, मम्मी पापा कब आएंगे? वो हमें शादी में इतने दिन के लिए छोड़कर कभी नहीं गए। हाँ, टेंशन तो मुझे भी हो रही है ध्रुव, तो चिंता मत कर, आज मम्मी पापा आ जाएंगे। तभी घर में रोते हुए अखिलेश और बबीता आते हैं, जिनके हाथ और सर पर छोटी मोटी खरोच थी। अरे मेरे बच्चों, अभी तुम्हें क्या बताऊं, कैसे झेलोगे तुम इस बात को? अरे भाग्यवान, बच्चे बहुत छोटे हैं। भगवान को इनके सर से साया नहीं छोड़ना चाहिए था। हमारे बच्चों को इन्होंने अनाथ कर दिया। हमारे भैया भाभी छीन लिए। चाचा चाची, अभी क्या बोल रहे हो? कहाँ है मम्मी पापा? क्या हुआ उन्हें? बेटा, हम अलग कार से आ रहे थे। एक बड़े से ट्रक से उनकी कार की टक्कर हुई और कार वही ब्लास्ट हो गई। बॉडी भी नहीं मिल पाई। लेकिन बच्चों, तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना तुम तीनों का ख्याल रखने के लिए। और हाँ, तुम्हारे दोनों भाई भी तुम्हारे साथ हैं। ये सुन तीनों भाई बहुत रोते हैं। माता पिता की कमी रोज खलती है। देखते ही देखते 15 साल बीत जाते हैं। इस बीच अखिलेश अपने भाई की कंपनी में, जहाँ मैनेजर था, अब मालिक बनकर कंपनी संभालता है और बेटों के बड़े हो जाने के बाद तीनों बेटे संभालते हैं। फिर एक दिन, अंकित, माधव, ध्रुव, मुझे तुम तीनों पर बहुत गर्व है बेटा। जैसे तुम्हें सिखाया, तुम कंपनी संभालने के लायक हो चुके हो। जी चाचा जी, पिताजी की विरासत है। अगर हम इसको नहीं संभालते तो उन्हें कितना दुख होता। इसीलिए तो बोल रहा हूँ बेटा। वो आज तुम्हें ऊपर से देख बहुत खुश हो रहे होंगे, और ज्यादा खुश इसलिए होंगे क्योंकि अब तुम अपने छोटे भाई को भी काम सिखाओगे कि वो भी इस कंपनी को संभाल पाए। अगर तुम तीनों मौका नहीं दोगे तो वो दोनों लायक कैसे बनेंगे? ठीक है चाचा जी, हम उन्हें सिखा देंगे। ठीक है बेटा, इसके लिए तुम्हें अपने दोनों भाइयों को ऊंची पोस्ट देनी होगी। ऐसा कहकर अखिलेश कंपनी का आधा शेयर चालाकी से अपने दोनों बेटों के नाम करवा लेता है। तीनों भाई से साइन करवाकर फिर खुशी से कुछ दिनों में तीनों भाई दोनों भाई को कंपनी का काम सिखाते हैं और उनके नीचे काम करते हैं। एक दिन, अरे बेटा, तुम तीनों शादी के लिए तैयार हो ना? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देखी है। अब जल्दी से इस घर में बहू आ जाए और हमें क्या चाहिए, भैया भाभी भी खुश होंगे। चाची, 15 सालों से आप दोनों ने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो शादी भी आप ही करवा दीजिए। ठीक है बेटा। बबीता और अखिलेश तीनों लड़कियों को ढूंढ लेते हैं। घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। पांचों भाई शॉपिंग करते हैं। एक दिन तीनों भाई सगाई की शेरवानी देखने जाते हैं कि कमरे के बाहर वो अखिलेश बबीता की बात सुनते हैं। अजी, ये तीनों बच्चे कितने बेवकूफ है ना। कंपनी भी आधे हमारे बेटों के नाम हो गई और अब घर की वसीयत भी तीनों बहू के आते ही हमारे नाम की हो जाएगी। आज तक इन्हें ये नहीं पता कि भैया भाभी जिंदा है। जैसे ही हम तीनों बहू को अपने प्यार के जाल में फंसाएंगे, 1 महीने के अंदर सारी प्रॉपर्टी हमारी। उन सबको घर से धक्के मार के निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और भैया भाभी के बारे में कोई जानता भी नहीं है तो उन्हें स्वर्ग पहुंचा देंगे। मम्मी पापा जिंदा है। उस दिन ये सुनते ही हम तीनों भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तो ले लीजिए, आप हाथ रखकर क्यों बैठे? आपने पुलिस को क्यों नहीं फोन किया? भाभी, हम ऐसे नहीं कर सकते। उस दिन के बाद हमने मम्मी पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी पापा नहीं मिले।
एक बार हमें पता चल जाए तो इन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। बस दिल पर पत्थर रखकर इनके कहने से शादी कर ली और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। आप परेशान मत होइए तीनों। अब हम उन नकली सास ससुर पर ऐसी नजर रखेंगे कि माँ जी पापा जी का पता लगा लेंगे। वैसे हम तीनों ने उनकी भी कुछ अजीब हरकत नोटिस की है। माँ जी रात में उठकर कहीं बाहर जाती हैं और माँ जी पापा जी दोनों ही एक चाबी को बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं। वो चाबी कहाँ है? तुम तीनों पता करने की कोशिश करो और हमें बहुत ध्यान रखना होगा। गलती से भी घर के किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें और हमें असलियत पता चल चुकी है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तीनों भाई ऑफिस पहुंच जाते हैं और पत्नियां घर आकर प्यार से बात करती हैं। अरे बहुओं, आज तो तुमने बाजार से आने में बहुत देर कर दी। सबसे भी जरा सी है। मेरा मतलब माँ जी, हम मॉल में शॉपिंग कर रहे थे लेकिन कुछ पसंद नहीं आया तो फिर वापस आ गए। ठीक है। अरे बहू, आज मेरा तुम क्या खाते हो? मोमोज। वो खाने का दिल कर रहा है, तू बना दे। हाँ माँ जी, हम बना देंगे। तीनों बहू घर में डिनर में राजमा चावल और सास के लिए मोमोज बनाती हैं। वाह बहू, इसे खाकर तो मजा आ गया। ये बहुत बढ़िया है। चटनी के साथ बहुत तीखा लग रहा है। बहुत अच्छा बनाया है भाभी आपने। मुझे 2-3 पीस और मिलेंगे क्या? हाँ, ये लो। अगले दिन सास तीनों को फिर एक साड़ी और गहने देती है। माँ जी, ये साड़ी और गहने किस खुशी में? अभी तो आपने हमें दिए थे। अरे बहू, अब क्या मैं तुम्हें गिन गिन कर तोहफे दूंगी? ये लो, मेरा दिल करे मैं तुम्हें हर रोज तोहफे दूं। देख रही हो दीदी कैसे मक्खन लगा रही है ये। अरे भाड़ में जाए निगोड़ी का गिफ्ट। आज देखेंगे कि ये और पापा जी कहाँ जाएंगे। क्या हुआ बहू, पसंद नहीं आया गिफ्ट? अरे नहीं माँ जी, गिफ्ट तो बहुत अच्छा है। वो पड़ोसन के घर में दुर्गा माँ की चौकी लगी है ना, वहाँ हम तीनों पहनकर जाएंगे। आप भी चलना। नहीं बहू, आज मुझे कहीं जाना है, तुम ही चली जाना। ठीक है माँ जी। तीनों बहू सास की दी साड़ी पहन कीर्तन में जाने का नाटक करती हैं और फिर साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं। तीनों बहू ऑटो से उसका पीछा करती हैं, जहां वो एक खंडर इलाके में आ जाती हैं और बहुएं चुपके से देखती हैं। सुनो, इन लोगों के दिन अब पूरे होने वाले हैं। ऐसा बिजली का झटका दो कि होश में ना आए। छोड़ दे हमें, अभी भी वक्त है। सुधर जा, भगवान देख रहा है। अब तो जेठानी जी की पूरी प्रॉपर्टी हड़पने के बाद ही आपको भगवान के पास छोड़ूंगी। क्यों जेठ जी, बचने की उम्मीद छोड़ दो। तुम्हारे बेटे को आज तक नहीं पता कि तुम जिंदा हो। अब तो वो हमें अपना मानते हैं। तुमने ठीक नहीं किया। सुनाई नहीं दिया? बिजली का झटका दो इन्हें। तीनों बहू देख लेती हैं और बहुत जोर से बबीता के गुंडे तीनों बहू के असली सास ससुर को बिजली का झटका देते हैं। ये माँ जी पापा जी को कितना परेशान कर रहे हैं। दी, हमें बचाने जाना होगा। नहीं गोपी, दिमाग से काम ले। हमने अभी कोई सबूत इकट्ठे नहीं किए, हमें उन्हें बताना होगा। सास ससुर बिजली के झटका खाकर बेहोश हो जाते हैं। उन पर 15 साल से टॉर्चर हो रहा था, जिसके बाद वो ट्रॉमा में थे और बिल्कुल भी भागकर कहीं जा नहीं पा रहे थे। तीनों पत्नियां अपने पति को बताने ऑफिस पहुंच जाती हैं। वो तीनों जब तक बताने के लिए आती हैं, बबीता और अखिलेश घर के बेसमेंट में ही एक खुफिया कमरे में उन्हें बांध देते हैं, जहां कम लाइट होती है। बबीता, जिसका हमें इंतजार था, हमें 1 महीना हो गया है। बहू भी हमारे प्यार के जाल में फंस चुकी है। जैसे ही उनसे साइन हो जाएंगे, इन दोनों को यहीं खत्म कर देंगे। हाँ, इन्हें इसीलिए यहाँ लाना पड़ा ताकि हमें करने में आसानी हो। और बेटे आज तक नहीं ढूंढ पाए, अपने घर में क्या ही ढूंढ लेंगे। तुम चाहे जो भी कर लो, मेरे तीनों बेटे तीनों बहू मुझे बचाने जरूर आएंगे। तीनों बहू बेटों को लेकर खंडर की जगह पहुंचती हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। माँ, तुम कहाँ हो? पिताजी कहाँ हो? हमारे मम्मी पापा यहाँ तो कोई भी नहीं है। भाभी, आप झूठ तो नहीं बोल रही? हम तीनों सच में यहाँ आए थे और हमने शक भी नहीं होने दिया। वो मम्मी जी पापा जी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर टॉर्चर कर रहे थे। माँ जी पापा जी उनसे भीख मांग रहे थे, लेकिन वो नहीं माने। आप कहाँ ले गए होंगे वो मम्मी पापा को? अभी तक हमने प्रॉपर्टी के कागज साइन नहीं किया। इसका मतलब मम्मी जी पापा जी जिंदा होंगे, तब तक तो वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। तीनों पत्नियां अपने पतियों को संभालती है। वो वापस ऑफिस जाते हैं और तीनों बहू कीर्तन में से आने का नाटक करती हैं। फिर नैना सास को चाबी का गुच्छा लेकर बेसमेंट में जाते हुए देखती हैं। माँ जी पागल हो गई है क्या? कभी तो घर से बाहर जा रही थी और अब चाबियों का गुच्छा लेकर नीचे जा रही हैं। नजर तो रखनी होगी। एक दिन बाद फिर जब सो जाते हैं
तो 2 बजे सास ससुर दबे पांव चाबी लिए बेसमेंट में जाते हैं। बबीता, इन लोगों ने खाना खाया या नहीं? नहीं भी खाया तो भी अच्छी बात है। वैसे भी आने वाले 2 दिन उनके आखिरी दिन है, हम बहू से साइन करवा लेंगे। राधा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वापस अपने कमरे में आती है। उसकी बिगड़ती हालत देख माधव पानी पिलाता है। क्या हुआ राधा, तुम ठीक तो हो? वो माजी पापा जी नीचे बेसमेंट तहखाने में बंद है और मैंने सुना है कि वो 2 दिन में मार देंगे। हमें जल्दी कुछ करना होगा। वो चाबी लेकर माजी पापा जी तक पहुंचना होगा। ध्यान से सुनो और ये प्लान अपनी दोनों देवरानियों को भी बता देना। मैं अपने भाई को बता दूंगा, किसी भी तरीके से चाबी को लाना ही होगा। वो करो और इन्हें घर से बाहर भेज दो। इस बीच में मम्मी पापा को अस्पताल ले जाएंगे और ये लोग जो भी करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। जी। सुबह होते ही राधा नैना और गोपी को सब कुछ बता देती है और माधव दोनों भाइयों को सावधान कर देता है। खाने के टाइम तीनों बहू जानबूझकर आइसक्रीम बनाकर खिला देती हैं, जिससे उन्हें बहुत तेज की खांसी आने लगती है। अरे बहू, गला खराब हो गया। खांसी रुक नहीं रही। सॉरी पापा जी, हमें नहीं पता था आइसक्रीम खाने पर आप लोगों को इतनी खांसी आएगी। आप फौरन डॉक्टर के पास चले जाओ वरना आपका गला दर्द होने लगेगा। मैं आपके कमरे से पर्स ले आती हूँ। नहीं नहीं बहू, मैं खुद ले लूंगी। बबीता चाबी लेकर जा रही होती है कि धक्के की वजह से बबीता से चाबी छूट जाती है और खांसी आते टाइम बहू चाबी उठा लेती है और नकली चाबी रख सास के हाथों में थमा देती है और पानी पिलाकर भेज देती है। नकली सास ससुर को उन पर शक नहीं होता और तीनों बहुएं फौरन बेसमेंट में जाकर खुफिया दरवाजे का दरवाजा खोलती हैं, जहां वो बेड़ियों में बंधे थे और उनकी हालत बहुत खराब थी। जल्दी से उन्हें जंजीर से निकालते हैं और तीनों बेटे गले लगते हैं। मेरे बच्चों! माजी पापा जी, हम आप दोनों की बहू हैं। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा और हॉस्पिटल पहुँचना होगा इससे पहले कि वो आए। भाभी, वो डमी रख देना यहाँ पर। गोपी इस पूरे कमरे की रिकॉर्डिंग बनाकर नकली पुतली को कपड़े पहनाकर रख देती है और वो दरवाजा बंद कर अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। तब डॉक्टर, इतनी चोटें और ट्रॉमा कैसे हो गया इन्हें? डॉक्टर साहब, पिछले 15 साल से मेरे माता पिता पर मेरे चाचा चाची जी अत्याचार कर रहे हैं और उन्हें तहखाने में बंद कर रखा था। माँ, क्या हुआ था बताओ ना। बताती हूँ। छोटी बहू सब रिकॉर्डिंग करती है और सावित्री बताती है कि आज से 15 साल पहले जब वो कार से आ रहे थे तो ब्रेक फेल भी उन्होंने ही किए थे और वहां से ले जाने के बाद एक खंडर कमरे में ले गए और रोज इतने इलेक्ट्रिक शॉक दिए कि चाहकर भी वो भाग नहीं पाते थे और एक बार भी भागते तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ लेता था। अखिलेश मेरा छोटा भाई होकर ये सब क्यों कर रहा है? हम तो तुम दोनों को अपना परिवार समझते थे। कुछ नहीं तो हमारे बच्चों के बारे में ही सोचो। भाड़ में गया सब कुछ। भैया, तुमने हमेशा मुझे अपना नौकर बनाकर रखा। कंपनी में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को अनाथों की तरह बड़ा होना होगा और जैसा कि वसीयत में लिखा है कि तुम्हारा मर जाने के बाद अगर तुम्हारे तीनों बेटे और बहू के सिग्नेचर हो जाएं, तो वसीयत हमारे नाम ही हो जाएगी। बस वो दिन आने दो। बबीता, मत कर ऐसा ही करूंगी। चिंता मत कीजिए, आपके गुनहगार को जरूर पकड़ लिया जाएगा। वो उन्हें वापस देखने के लिए उस खुफिया कमरे में जाएंगे। दोनों बेटे अपने माता पिता के साथ रुकते हैं और अंकित, तीनों बहुएं इंस्पेक्टर घर पहुंच जाते हैं, जहां नकली सास ससुर खुफिया कमरे में डमी को देख बौखला जाते हैं। अरे, ये दोनों कहाँ चले गए? खुद से तो जा नहीं सकते। वही तो, लगता है यहाँ कोई आया था। क्या हुआ चाचा चाची जी, आप किसको ढूंढ रहे हैं? बहू, हम तुम्हारे सास ससुर हैं। अच्छा, तो फिर वो कौन था जिस खुफिया कमरे में बंद थे? सालों तक आपने हमारे असली सास ससुर को टॉर्चर किया। क्या लगा था आपको सब बेवकूफ हैं और आप लोग चालाक? लेकिन अब और नहीं, आपकी तीनों बहू ने मिलकर नकली रिश्ते का खुफिया रस खोल दिया है और अब आप लोग जेल के पीछे सड़ेंगे। प्रॉपर्टी तो मिलने से रही। ये सब क्या हो रहा है? हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता था। भले ही तुम्हें सब कुछ पता चल गया, लेकिन साबित कैसे करोगे? कानून में सबूत चलता है। और माता जी, सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आपने अपना कन्फेशन भी कर लिया है। विक्टिम लोगों ने भी सब कुछ बता दिया है और हमें आपके खिलाफ सबूत भी मिले हैं। अब आपको हत्या करने की साजिश, अपहरण, धोखाधड़ी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें छोड़ दो। पापा, आप पैसों के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम सोच भी नहीं सकते। जी चाहता है अपने हाथ से आपको बहुत मारूं। आपने माँ जी पापा जी के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन संस्कारों ने रोक लिया।
तब पुलिस उन दोनों की गिरफ्तार करके ले जाती है, जहां वो सलाखों के पीछे सड़ते हैं। पर उन दोनों के बेटे निर्दोष होने की वजह से इस घर में ही रहते हैं। 3-4 दिन में सब ठीक होने के बाद असली सास ससुर आ जाते हैं। तीनों बहू उनका बहुत ख्याल रखती हैं और घर में एक शांति पूजा भी करवाई जाती है। इसके बाद वो सब खुशी खुशी रहते हैं।